खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज श्याम मिश्रा and you are watching Knowledge Graph. In this our journey, today we are going to talk about a new topic, and the topic is FIR. As most of us are really inquisitive about this topic, और हम सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये FIR एक्चुअली होती क्या है, क्या ये FIR कैसे की जा सकती है, और क्या ये सिर्फ पुलिस में जाने मात्र से या कोई भी व्यक्ति FIR कर सकता है, और क्या पुलिस किसी भी केस में खुद से FIR रजिस्टर कर सकती है। ये जो कुछ सवाल हैं, इनका जवाब आज हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा, FIR क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं और उन दोस्तों को बताऊं जो लॉ कर रहे हैं या किसी और फील्ड में हैं, अपने आप में FIR इट इज़ नो वेयर डिफाइंड। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि FIR की अपनी कोई डेफिनेशन है। अगर आप बात करें CRPC की, IPC की, एविडेंस एक्ट की, या ऐसे किसी भी किताब में FIR की अपने आप कोई भी डेफिनेशन दी नहीं गई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, FIR अपने आप में सिर्फ एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत या जिसके बारे में हमारा जो CRPC का सेक्शन 154 है वो बताता है FIR के बारे में। वो बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, वो बताता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। हालांकि डेफिनेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की ये सेक्शन 2C में दी गई है। CRPC के सेक्शन 2C डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सेक्शन 2L ऑफ द CRPC डिफाइंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यही डिसाइड करता है FIR की प्रक्रिया को, या FIR होने या ना होने को। सो माय फ्रेंड्स, व्हाट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन, नाउ वी हैव टू कम टू दिस पॉइंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स that it is those offenses where the police have the power to arrest any person even without the permission of the magistrate. This is one of the basic definitions of cognizable offense. Similarly, in case of non-cognizable offense, the police cannot arrest any person without the warrant or without the permission of the magistrate. ये दो बेसिक फ़र्क हैं जिसके तहत एक FIR की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम बात करेंगे कि FIR कैसे होती है, FIR क्यों होती है, और FIR कब नहीं हो सकती, और FIR अगर नहीं हो रही है और आप कराना चाहें तो उसके बारे में आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारा सेक्शन 154 कहता क्या है। हमारा सेक्शन 154 जो एक FIR की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, इट सेट्स द लॉ इन मोशन, इट सेट्स द क्रिमिनल एक्शन और क्रिमिनल प्रोसीजर इन मोशन, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो सेक्शन 154 ये कहता है कि एज सून एज द पुलिस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग द हैपनिंग ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन इट शैल फोर्थविथ रजिस्टर or it shall note down the whole incident in its daily register and also give a copy of that writing or copy of that complaint to the complainant. इसके साथ साथ वो उस कंप्लेंट की पे उस व्यक्ति से जो कंप्लेंट कर रहा है एक साइन भी कराएंगे। एक ये सिंपल प्रक्रिया है कि जब हम पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ किसी कंप्लेंट को लेके जाते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट को लेके जाते हैं, तो हमें अपनी बात को या तो बोल के बतानी पड़ती है, या हम उन्हें एक रिटन कंप्लेंट भी दे सकते हैं, जिसके तहत अगर हम उन्हें रिटन कंप्लेंट देते हैं तो नॉर्मली वो उसी पे एक साइन और स्टैम्प करके हम एक रिसीविंग दे देते हैं और एक कॉपी अपने यहाँ रख लेते हैं। साथ साथ अपने डेली रजिस्टर में भी उस चीज़ को लिख लेते हैं, उसको एक नंबर दे देते हैं।
और अदरवाइज़ अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जाके कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाके, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वो अपनी बात को, अपनी कंप्लेंट को कह सकता है। कोई उसने ऐसी घटना देखी या उसके साथ हुई ऐसी किसी बात को वो कह सकता है, और पुलिस इज़ बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस और पुलिस इज़ बाउंड टू रजिस्टर दैट कंप्लेंट इन द दिल्ली रजिस्टर। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि पुलिस थोड़ी सी अपनी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करती है, अगर उसे लगता है कि ये जो कंप्लेंट है वो शायद पूरी सही है या नहीं है। बिकॉज जहाँ तक कंप्लेनेंट के राइट्स हैं, साथ साथ जो विक्टिम है या जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है या जो एक्यूज्ड है, उसके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस सिलसिले में कुछ कोर्ट्स की भी रूलिंग है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि पुलिस कब एफआईआर दर्ज करने के हाथ के हाथ दर्ज करती है, या कब पुलिस सिर्फ एक रजिस्टर में एंट्री करती है, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और उसके बाद प्रॉपर एफआईआर दर्ज करके और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात तो हुई एक नॉर्मल आदमी के कंप्लेंट करने की। इसके साथ साथ अगर हम एक लेडीज़ की बात करें कि इफ़ एनी सीरियस ऑफेंस और ए हीनियस ऑफेंस इज डन अगेंस्ट सम लेडी एंड शी गोज़ टू द पुलिस स्टेशन, देन वो बेसिकली मैं आपको 4-5-6 सेक्शन बता दूं आईपीसी के, जैसे 326 है, 354 है, 354D है, 376 है, 376D है। ये सारे वो सेक्शंस हैं जो लेडीज़ के ऊपर या लेडीज़ के साथ किए गए अपराध पे हैं, जिसमें कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, रेप, अदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर कोई अपराध अगर लेडी के खिलाफ होता है तो उसकी कंप्लेंट जो व्यक्ति लिखेगा वो अपने आप में एक लेडी होनी चाहिए। मतलब कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही लेडीज़ की कंप्लेंट को लिखेगी। साथ साथ अगर वो लेडी अपने आप में बोल नहीं सकती या उस स्थिति में नहीं है कि वो पुलिस थाने आ सके, देन द लेडी ऑफिसर हैज़ टू गो टू द हाउस ऑफ दैट लेडी जो कंप्लेंट करना चाहती थी, और वहाँ जाके वो उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेगी। साथ साथ अगर वो या बोलने में असमर्थ है या किसी प्रकार से अपंग है या कोई और मेंटल ट्रॉमा में है तो एक इंटरप्रेटर को ले जाके उसके बयान को दर्ज किया जा सकता है। साथ साथ लेडीज़ के केस में बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि एज सून एज पॉसिबल एक मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान करा देते हैं पुलिस वाले उसका, ताकि बाद में किसी प्रेशर में आके वो लेडी अपने बयान को बदले ना, साथ साथ उस पर त्वरित और हाथ के हाथ कार्रवाई हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो कि होता है 155 में। इसके बाद वापस हम 154 पे दोबारा आएंगे। ये सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ आपको 155 क्या है। 155 में बेसिकली दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया, द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, प्लस नॉर्मली द पुलिस डज नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। इसमें एफआईआर अगर आपको दर्ज करानी है या अपने जो आपकी कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन दिलवाना है या उस कल्प्रिट को पकड़ना है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करानी है पुलिस के द्वारा, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आपको अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास करनी पड़ती है। एंड देन मजिस्ट्रेट को अगर लगे कि हाँ इनकी जो कंप्लेंट है उसमें कुछ दम है, कुछ और दम है, तब जाके वो पुलिस को डायरेक्शन या कुछ कह सकते हैं पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए और एफआईआर दर्ज करने के लिए। अदरवाइज पुलिस 155 के केसेस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में नॉर्मली एक एनसीआर दर्ज करती है, जिसे आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कह सकते हैं। अब हम डियर बात करते हैं उन सिचुएशन की अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ उन सब लोगों को जो लॉ के स्टूडेंट हैं या आम लोगों को भी, कि अगर आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, खासकर ऐसे सिचुएशन में जब ऑफेंस हो, वो कॉग्निजेबल हो, तो क्या करें आप। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये तो बात ज़रूर है कि ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस अपने आप एफआईआर दर्ज कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे और आपको लगे कि हमारा ये जो ऑफेंस है या जो हमारे खिलाफ ऑफेंस हुआ है या हम किसी ऐसे ऑफेंस को जानते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड्स,
उस सिचुएशन में सबसे पहला न्याय, सबसे पहली जो विधि है या जो सबसे पहला मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है और वो सेक्शन है 154(3). In the case when police refuses to register your FIR, then you can send a letter to the concerned deputy commissioner or the superintendent of police of your district. Then the superintendent of police can either investigate the matter himself or depute an officer of a police thana or of a police station and ask them to look into the matter and register an FIR. Of course, after doing some due investigation or due preliminary inquiry. तो पहला वो प्रावधान है कि आप एसपी को या अपने जिले के जहाँ जहाँ कमिश्नरेट्स है वहाँ डीसीपीस के पास ही पावर है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, और जहाँ जहाँ नॉर्मल है वहाँ वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के कप्तान होते हैं या जिन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं या एसएसपी कहते हैं, आप उन्हें अपनी कंप्लेंट को एक रिटन फॉर्म में, एक लेटर के थ्रू, एक पोस्ट कार्ड के थ्रू आप भेजेंगे और उसके बाद वो जो एसपी साहब है, आइदर ही विल इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और ही कैन डिप्यूट एन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट योर केस। ये हो गई दूसरी बात। अब ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे पुलिस का चूंकि अधिकारी सीनियर ऑफिसर पुलिस ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मली अपने नीचे के अधिकारी की बात ही सुने और आपकी बात को तवज्जो ना दे। आई मीन ही मे नॉट immediately proceed with investigation or direction to the police simply because on your complaint, because वो मानता है कि अगर उसके नीचे के अधिकारी ने किसी कंप्लेंट को या किसी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना किया है तो हो सकता है पर्याप्त कारण ना हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और लीगल रेमेडी है, वो है अप्रोचिंग द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3). यस माय दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी का, लेकिन इसमें भी नॉर्मली मजिस्ट्रेट किसी भी आदमी के जाने पे वहाँ पे हाथ के हाथ कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करने के लिए नॉर्मली पुलिस को नहीं कहते हैं, बिकॉज उसमें आपको कुछ ना कुछ अपने साथ वो सबूत भी ले जाने पड़ते हैं जिससे मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई हो सके कि आपके द्वारा जो की गई कंप्लेंट है उसमें कुछ दम है। अदरवाइज वो नॉर्मली कहते हैं नहीं नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको भी आप चूंकि अपने आप में इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है नहीं, so you cannot gather that evidence to really go to the magistrate and convince the magistrate that he can order or he can direct the police to register an FIR. हालांकि इसके अलावा एक और रेमेडी है आपके पास जो मैं बता दूं, वो है सेक्शन 200, अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सीआरपीसी। हालांकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको सारे के सारे एविडेंसेस और सारे के सारे अपने जो बातें हैं वो स्वयं में कहनी होती हैं, और वहाँ पे मजिस्ट्रेट स्वयं आपके जो पॉइंट हैं, जो आपके पॉइंट आपने रेज किए हैं, जो ऑफेंस हुआ है, उसकी कॉग्निजेंस वो खुद ले सकते हैं सेक्शन 190 के, सेक्शन 200 के तहत। कॉग्निजेंस मतलब आपकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉग्निजेंस तो वो नॉर्मली 190 में ही लेते हैं, बट उसकी एक कंप्लेंट आप सेक्शन 200 में कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि at last you will not be able to prosecute that person because the prosecution requires certain scientific evidences and all those primary evidences which can be admissible in the court of law as per Evidence Act 1973. तो कई बार as a आम नागरिक, as a आम person, it will not be possible for you to gather all those evidences or to enter into a place or to enter into an area to try to investigate yourself, because you do not have the power to really trespass or really go into an area and you can collect the evidence. वो आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता है। वो शायद तभी पॉसिबल होता है जब कोई ऐसी घटना आपके साथ स्वयं घटी हो और आपके पास बहुत सारे एविडेंस हों, और पुलिस उन केसेस में अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और 154 में भी 154(3) में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, मतलब एसपी के डायरेक्शन से भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ या एसपी ने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर आप 156(3) में गए तब भी आपका काम नहीं हुआ और फिर आप 200 में जाना चाहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू, वो अपने आप में बहुत ही टेडियस प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊं कि 156(3) के बाद अब हम एक बात और कहेंगे कि जब एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो पुलिस पहला काम ये करती है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करने के साथ अपनी जो डेली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी अपने जो उनके लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास वो अपनी एक रिपोर्ट भेजती है, जो कि हमारे सेक्शन 157 में
वो उनको रिपोर्ट भेजती है, और ये मैंडेटरी भी है। अगर पुलिस को ये भी लगता है कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, तो भी वो रीजन दे कैन गिव रीजंस इन राइटिंग, एंड दे कैन ऑल्सो रेफर टू द मजिस्ट्रेट, दे कैन ऑल्सो गिव अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट कि अपने आप में इसमें दम लगता नहीं है, और 157 के उस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट उस पर अपना जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए कि यहाँ पे जब हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं या जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में चार्जशीट वाली रिपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं जो 173 में फाइल की जाती है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे हम नॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन जो डेली टू डेली एक उसकी कंप्लायंस है या डेली टू डेली उसकी जो एक प्रोग्रेस है, हम उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस को अपनी जो डेली डायरी है, एक डेली डायरी मेंटेन करते हैं जिसे रोचनामा भी बोलते हैं। रोचनामा एक उर्दू का शब्द है, बहुत पुराना शब्द है या हम और आपकी भाषा में अगर आप समझाने का प्रयास करूं तो वो अपने आप में मतलब डेली स्टेटस रिपोर्ट, जो पुलिस जिनने जो किया, आज पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन करी, ये तथ्य मिला, उसको उनको अपनी डायरी में नोट करना पड़ता है। फिर अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन कुछ करते हैं, जो मिला तो उनको बेसिकली वो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने पुलिस थाने के डेली रजिस्टर में भी रोज वो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है। और कभी कभी जब ये केस ट्रायल में होता है तो ये अपने आप में ये रिपोर्ट या जो पुलिस की जो डेली रोचनामा है या जो पुलिस डायरी है, इसको भी मजिस्ट्रेट कई बार मंगा लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या पुलिस की जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसमें कुछ गड़बड़ है, या पुलिस जानबूझ के कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है, या कभी कभी एक्यूज्ड को या तो छिपाने का या तो फंसाने का या बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारी डेली डायरी है ये बहुत काम आती है। इसके अलावा आप 157 के तहत ही मैं आपसे बताऊं, और साथ साथ ये जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत भी अगर आप चाहें और आपका केस कोर्ट में चल रहा हो तो आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको अपने जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन या उसकी एक कॉपी आपको दी जाए। हालांकि ये अपने आप पुलिस देती नहीं है जल्दी, बट फिर भी अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन में डालेंगे तो शायद पुलिस आपको कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एफआईआर तो आपकी हो गई, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई। अब ये बात करते हैं हम राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड की या राइट्स ऑफ द कंप्लेनेंट की। इस सिलसिले में एक बहुत ही बेहद बढ़िया केस है जिसे हम कहते हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अपने आप में ये केस 2008 में शुरू हुआ और इसमें बेसिकली कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं एफआईआर को लेके। पुलिस को एफआईआर कब करनी चाहिए, क्या पुलिस एफआईआर करने के लिए बाउंड है, या पुलिस को एफआईआर बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के करनी चाहिए, और अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती तो क्या वो अपनी जगह ठीक है कि नहीं। हालांकि इसमें 2 व्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी, वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी इसमें अलग अलग व्यू दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो कि 2008 में शुरू हुआ, उसके बाद 2012 और 2013 में दोबारा 3 जजेस की चीफ जस्टिस ने अपना इस पर फैसला सुनाया। बाद में इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जो कि 5 जजेस की थी, और उन्होंने फाइनल एक अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने सिर्फ बेसिक 2 बातें कही हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला ये कि चूंकि राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड इज एज इंपॉर्टेंट एज द राइट ऑफ कंप्लेनेंट, इसीलिए पुलिस ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस जब भी किसी ऐसे मामले में जहाँ पे कुछ भी उन्हें लगता है कि पूरी चीज़ें स्ट्रेट नहीं हैं, तो पुलिस चाहे तो अपनी तरफ से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसे 1 हफ्ते के अंदर करनी पड़ेगी बिफोर दे कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड। चूँकि कभी कभी पुलिस भी जल्दीबाजी में किसी आदमी को अरेस्ट कर सकती है और उसके वहाँ पे नाम, इज्जत, शोहरत और उसकी एक पर्सनल फ्रीडम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है उस पर एक अफेक्ट पड़ता है। सेक्शन 21 भी अल्टीमेटली राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अननेसेसरी अरेस्ट कर लिया जाए या बहुत जल्दीबाजी में अरेस्ट कर लिया जाए तो वो भी अपने आप में ठीक प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ साथ एक्यूज्ड के भी अपने राइट्स हैं, इसका भी ध्यान इसी जजमेंट में कोर्ट ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के पास कोई अनलिमिटेड पावर या अनलिमिटेड टाइम नहीं है अपनी इन्वेस्टिगेशन को या अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए एफआईआर या अरेस्ट के पहले। उन केसेस में वो अरेस्ट जो करेंगे किसी एक बड़े ऑफेंस में, जैसा मैंने आपसे बताया जो हमारे ये काउंटेबल ऑफेंस होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, रेप हो गया,
मर्डर हो गया, ये बड़े बड़े ऑफेंस हैं जिसके तहत जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेते हैं। नॉर्मली ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही नॉर्मली अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस और छोटे ऑफेंसेस भी हैं, जैसे प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, नकली नोट्स, या कुछ ऐसे एम्बलम्स को करना, या कुछ ऐसे छोटी चीज़ें या छोटे अपराध जो अपने आप में, जहाँ पे मजिस्ट्रेट की एक परमिशन चाहिए बेसिकली, या मजिस्ट्रेट नॉर्मली देखता है उस केस को, कुछ एविडेंस भी देखता है, तब जाके पुलिस को डायरेक्शन देता है कि उस पुलिस एफआईआर दर्ज करे, जो नॉर्मली 155 में है। तो मेरे दोस्तों, ललिता कुमारी वाले केस में पुलिस को ये जो डायरेक्शन दी गई हैं, जिसमें कि एक्यूज्ड के और साथ साथ कंप्लेनेंट के दोनों के जो राइट्स हैं उनका ध्यान दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे ये भी ध्यान दिया गया है कि प्रोसेस बहुत लंबा ना हो, और हालांकि एफआईआर के जब हम डेफिनेशन दें, या डेफिनेशन अपने आप में नहीं है, लेकिन जब हम एफआईआर के प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, द पुलिस शैल रजिस्टर एन रिपोर्ट और रजिस्टर इन राइटिंग। तो यहाँ पे वर्ड शैल का यूज़ है। हमारे लीगल भाषा में जब हम किसी स्टैट्यूट में या किसी लाइन में शैल का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली वो जो डिस्क्रिप्शन है किसी के पास, वो नॉर्मली हटा लिया जाता है। इसका मतलब इट इज़ ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस टू रजिस्टर दैट एफआईआर। पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करें, थोड़ी सी एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां घटना घटी है वो उसका पुलिस स्टेशन जो है, और आप जहां पुलिस कंप्लेंट करने गए हैं उसका पुलिस स्टेशन कई बार अलग भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस आपको एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। ऐसे केसेस में पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है और बाद में उस केस को, जो उसका रेगुलर थाना है या जो उसका प्रॉपर जो जुरिस्डिक्शनल थाना है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे दे नॉर्मली ट्रांसफर द केस इन दैट पुलिस स्टेशन, and that sort of FIR is called zero FIR. Now the police cannot ask you to go to some other police station just because that incident or that accident has not occurred in their own police jurisdiction. तो मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको ये थोड़े से बेसिक प्रावधान FIR के बारे में मालूम पड़ गए होंगे। आगे हम FIR के बाद की जो प्रोसेस है उस पर भी बात करेंगे। अभी हमने आपसे सेक्शन 154, 155, 156, 157 इन 4 सेक्शंस के बारे में, जो कि हमारे सीआरपीसी में एफआईआर और उससे संबंधित जो प्रोसेस हैं उसके बारे में हैं, उसको हमने आपको बताया। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो हमारे हाथ में या हमारे नागरिक के हाथ में क्या वो मैकेनिज्म्स हैं, क्या वो तरीके हैं, so that they can get their FIR registered. I have also told you about section 200 of CRPC, where a private complaint can also be filed, though that is not advisable, and even the police or even the courts do not, normally it is very difficult to get the judgment in your favor when you try to file a complaint under section 200 of CRPC. So इन बातों के साथ साथ और भी इसकी बहुत सारी बातें हैं जिसको प्रॉपर एक बहुत बड़ा वीडियो होना चाहिए, वो हम बनाएंगे। साथ साथ इस प्रोसेस के बाद पुलिस कैसे एविडेंस इकट्ठा करती है, उसके बाद पुलिस कैसे एक्यूज्ड के और सबके बयान लेती है, जो 160, 161, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं 164, उसके बाद पुलिस की 167 में पुलिस चाहे तो उस केस को ख़त्म भी कर सकती है या क्लोजर की बात भी कर सकते हैं, वो सब बातें भी हैं 163 में, 173 में उसकी आपके सीआरपी उसकी 173 में चार्जशीट की बात भी होती है। इन सब बातों की बात भी हम करेंगे। 174 में इंक्वेस्ट की बात भी होती है, लेकिन इन सब बातों को हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आज हम एफआईआर के इस वीडियो के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन, बी इट ए लेमैन, बी इट ए लॉयर, बी इट ए नॉर्मल ग्रेजुएट, बी इट ए कॉमन सिटीजन, ही कैन अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेस थ्रू विच ही कैन फाइल एन एफआईआर एंड रियली परस्यू हिज लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि लोग कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।